आरसी स्ट्रक्चर एंड स्टील स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके बेसिक फॉर्मुलेशन। देखिए ये टॉपिक मैंने पर्टिकुलरली इसलिए ऐड किया है इन स्लाइड्स के अंदर ताकि आप ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए, ठीक है, एक थिंकिंग अपने माइंड में ले आए कि जैसे आप जानते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरह से उसके अंदर लोड ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट। स्लैब होता है सबसे ऊपर, या हम रूफ बोलते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद नीचे जो फ्लोर स्लैब्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास, ठीक है। और स्लैब किससे कनेक्टेड होते हैं? आपके बीम से कनेक्टेड होते हैं। बीम्स किससे कनेक्टेड है? आपकी कॉलम से कनेक्टेड है। और कॉलम्स अगेन आपकी फुटिंग और इस तरह से जो लोड है वो जो सॉइल है उसमें ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो ये आप सभी जानते हैं एज एन इंजीनियर, आप ये सारी चीजें जानते हैं कि किस तरह से लोड यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप में से बहुत लोग स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं जानते होंगे, इस वजह से मैंने इस टॉपिक को ऐड किया है। आप स्टील स्ट्रक्चर्स का बेसिक फॉर्मुलेशन देखिए। देखिए इसके अंदर भी फाउंडेशन वर्क होता है, इसके अंदर भी फुटिंग वर्क होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, प्लिंथ लेवल तक का जो वर्क है वो आपका एज इट इज चलता है जैसा हम आरसीसी कंस्ट्रक्शन के अंदर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, आफ्टर प्लिंथ लेवल हम क्या करते हैं, जो कॉलम सेक्शन है स्टील के, जैसे आपको ये कॉलम सेक्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इस तरह के कॉलम सेक्शंस को हम यूज करते हैं और एंकर बोल्ट की हेल्प से क्या करते हैं, इसको, ये आपका जो प्लिंथ लेवल आया है या जो कॉलम आए हैं जो बॉटम ऑफ द एट द बॉटम ऑफ द ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ जो कॉलम्स आपके हैं उसको हम बोलते हैं पेडेस्टल। पेडेस्टल, ठीक है। तो इन पेडेस्टल से उसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो स्टील कॉलम्स आप देख रहे हैं इनको हम क्या करेंगे, पेडेस्टल से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंकर बोल्ट्स, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हम इसके अंदर ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बेसिक फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम एंकर बोल्ट्स देखते हैं, उसके थ्रू ये स्ट्रक्चर जो होता है आपका क्या होता है, कनेक्टेड होता है। उसके बाद ऊपर की साइड यहाँ पर बीम्स कनेक्टेड होती है, बीम्स के बाद शीटिंग आ जाती है, ठीक है। और इस तरह से आपका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है स्टील स्ट्रक्चर वो तैयार होता है, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मुलेशन आपको देखने को मिला होगा, आपको समझ में आ गया होगा इस डायग्राम को देख के कि किस तरह से आपका स्टील स्ट्रक्चर जो है वो वर्क करता है, ठीक है। चलिए इसी को थोड़ा सा और एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। देखिए मेजर डिफरेंस कहाँ पर आता है, जब आप आरसीसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पर बीम और कॉलम जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोलिथिकली कास्ट होते हैं। मोनोलिथिकली कास्ट होने का क्या मीनिंग है कि एक ही टाइम पर जब आप कास्टिंग करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, जब वो आपने जो कंक्रीट कास्ट किया है वो टाइम के साथ हार्डन होगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, उस मेंबर को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो शेप आपने फॉर्म वर्क के थ्रू वहां पर बना रखी है ना, वो शेप को वो प्रोवाइड कर देगा आफ्टर हार्डनिंग। जो कंक्रीट है आपका वो हार्ड होने के बाद वो शेप जो है उसको डिलीवर कर देता है, ठीक है। ये हम सभी जानते हैं। लेकिन स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप देखें आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर कॉलम है, बीम है, स्लेब है, सभी हम क्या करते हैं, आप इसको मोनोलिथिकली कास्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि वन टाइम में आपका क्या है, जो जॉइंट्स है उसको अलग से नहीं बनाना है आपको, ठीक है। ये इंटीग्रली बिल्ट होता है, ठीक है। जो एक मेंबर की कास्टिंग हो रही है तो दूसरे मेंबर का जो जॉइंट उससे बनने वाला है, दैट इज ड्यू टू द हार्डनिंग प्रोसेस ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। तो जैसे जैसे कंक्रीट हार्ड होगी वहां पर तो उसकी बॉन्डिंग वहां बनती जाएगी और इटसेल्फ वो, जैसे ये जॉइंट आ रहा है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो आपने इस बीम की कास्टिंग की है, ठीक है। साथ साथ इस कॉलम की आप कास्टिंग करेंगे, ठीक है। तो ये इटसेल्फ यहाँ पर एक जॉइंट जो है वो बनता जाएगा। लेकिन स्टील स्ट्रक्चर्स में ऐसा नहीं होता है। स्टील स्ट्रक्चर में देखिए ऑन दी अदर हैंड, देखिए इमेज पर देखिए यहाँ पर, ऑन दी अदर हैंड जैसे इस जॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ पर्टिकुलरली, यहाँ पर देखिए आप, तो इस जॉइंट के लिए क्या है, यहाँ पर आपको कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कनेक्शन जो है आप किससे प्रोवाइड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बोल्ट और रिवेट्स, ठीक है। बोल्ट्स और रिवेट्स, और समटाइम्स वी कैन यूज वेल्डिंग ऑल्सो, ठीक है। ठीक है, वेल्डिंग करना है, बोल्टिंग करना है, ये आपका एक अलग से चैप्टर है पर्टिकुलरली, उसके अंदर हम बात करेंगे वेल्डिंग कहाँ करनी चाहिए, बोल्टिंग कहाँ करनी चाहिए और रिवेटिंग कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इस पर ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, बट ये कनेक्शन जो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक्सटर्नली। जबकि आरसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, ये मोनोलिथिकली कास्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट अपने आप बना देता है, यहाँ कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए और क्या डिफरेंस है, देखिए आप देख रहे होंगे आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर, तो आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर किस तरह से स्लेब एलिमेंट है, उसके बाद कॉलम्स है, और कॉलम के बाद क्या है, यहाँ पर डिफरेंट बीम्स हैं, फुटिंग्स है, इस तरह के मेंबर आपको सभी ये सारे दिख रहे हैं। सेम मेंबर स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर भी होते हैं, वहां पर भी बीम्स होती हैं, कॉलम्स होते हैं, फ्लोर होता है, ठीक है। ये सारे सिस्टम वहां पर भी हैं, ठीक है। लेकिन इसके एडिशनल कुछ मेंबर आपको प्रोवाइड करने होते हैं। अब वो मेंबर्स क्या होते हैं उसको जान लें। देखिए आपको चाहिएगा ब्रेसिंग सिस्टम। ब्रेसिंग सिस्टम का क्या मीनिंग है, जैसे आपकी दो स्टील कॉलम है, ठीक है, इनके बीच में जो
आप देखेंगे लेटरल डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन आएगा उसको रजिस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, इस तरह से क्रॉस मेंबर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपके ब्रेसिंग सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्रेसिंग सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा टेंशन मेंबर्स होते हैं। टेंशन मेंबर जहां पर पर्टिकुलरली जो टेंसाइल फोर्स है वो काफी ज्यादा होने वाला है, जहां कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर आपको, जैसे रूफ ट्रसेस की मैं बात करूं तो वहां पर आपको क्या होगा, जो आपके मेंबर्स है वो सभी क्या होंगे, टेंशन में होंगे, और आपको उसको रजिस्ट करने के लिए उसको एज ए टेंशन मेंबर डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए टेंशन मेंबर की जब भी बात करें तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब हम आरसीसी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टील को यूज करते हैं। ठीक है, स्टील को क्यों यूज करते हैं, इसके अंदर एज ए एनफोर्समेंट हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रेजिस्ट दी टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन दी मेंबर। ठीक है, तो जो टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही है आपके मेंबर के ऊपर, उसको रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टील को यूज करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि इस स्टेज पर जब हम सिर्फ जब स्टील की ही बात करें, स्टील स्ट्रक्चर ही है आपका थ्रू आउट, जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं वो स्टील स्ट्रक्चर है, तो उस केस के अंदर क्या जरूरत पड़ गई हमें कि हमको टेंशन मेंबर डिजाइन करना पड़ रहा है, क्योंकि स्टील तो इटसेल्फ गुड इन कैरिंग टेंशन। ठीक है, तो आप ये टेंशन मेंबर्स अलग से क्यों डिजाइन कर रहे हैं? देखिए, इसका रीजन ये है, आप इसको इस तरह से समझिए कि जब स्टील मेंबर्स की हम बात करते हैं तो स्टील मेंबर्स क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं। ठीक है, क्या है, स्टील मेंबर्स ज्यादा हैवी नहीं होते हैं, आपके लाइट वेट मेंबर होते हैं। तो इवन दो इनके ऊपर जब लेटरल लोड्स लग रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई डायरेक्ट लोड नहीं है जो उसको आप बोल सकते हैं कि बकल कर देगा, लेकिन इवन दो इस पर जब लेटरल लोडिंग हो रही है तो भी क्या होगा, उस केस के अंदर भी ये चांसेस है कि इसके अंदर टेंसाइल जो स्ट्रेसेस हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस जो हैं वो काफी ज्यादा हो जाती है ड्यू टू इट्स लेसर वेट। ठीक है, लाइट वेट होने के कारण क्या होगा, ये उस अंडर द एक्शन ऑफ, इवन वी कैन से दैट अंडर द एक्शन ऑफ वर्टिकल लोड्स, ठीक है, जो लेटरल लोड्स आपके पास आ रहे हैं उसी के अंडर में क्या होगा, आपका जो मेंबर होता है वो बकल होने की कोशिश करेगा। आपके मेंबर के अंदर अलग से टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो सकती है, तो उनको रेजिस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर टेंशन मेंबर्स की डिजाइन करते हैं। ठीक है, एक तो ये फैक्ट है। सेकेंड फैक्ट आप ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं कि कोई मेंबर टेंशन में स्ट्रांग है, ठीक है, या टेंशन में उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, दैट डजंट मीन कि उसको डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। आपको हमेशा फॉर सेफ्टी मेंबर्स की डिजाइन करनी है। साथ साथ में आपको जब डिजाइन करते हैं तो आपको ये भी बताना है कि उसकी जो कनेक्शन आप कर रहे हैं वो कितने बोल्ट्स के थ्रू या कितने एमएम की वेल्डिंग के थ्रू आप करने वाले हैं। ये स्पेसिफिकेशन नहीं होंगे तो साइट पर आप उसको इरेक्ट नहीं कर सकते उस मेंबर को, राइट। तो ये सारे स्पेसिफिकेशंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन प्रोसेस से तो जाना ही है। तो पहला तो ये कि लाइट वेट है, और दूसरा ये कि एक सिस्टमेटिक डिजाइन डेवलप करने के लिए आप टेंशन मेंबर को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक फैक्टर ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि एक चीज होती है स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। ठीक है, मैथमेटिकल पैरामीटर है जो किसी मटेरियल की कितनी स्ट्रेंथ है एज कंपेयर टू इट्स वेट, ये बताएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्टील की डेंसिटी या आप बोलते हैं वेट स्पेस, मैंने बोला था आपको मास डेंसिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या था कि स्ट्रेंथ, स्टील बीइंग अ लाइटर मटेरियल, ठीक है, लाइट मटेरियल, लाइट वेट तो है पर फिर भी उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। ठीक है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ क्यों अच्छी, क्योंकि एक वो यूनिफॉर्म मटेरियल है। ठीक है, यानी कि आपका कैसा मटेरियल है, उसके जो पार्टिकल्स है वो काफी ज्यादा डेंसली या क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गर मटेरियल है तो उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, और इसका जो वेट है वो काफी, आप बोलेंगे, कम होता है, लाइट वेट सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सेम लोड के लिए, सेम अमाउंट ऑफ लोडिंग के लिए, इसको ध्यान से समझा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, से फॉर सेम अमाउंट ऑफ लोडिंग, सेम अमाउंट ऑफ लोडिंग के लिए आरसीसी सेक्शन विल कवर मोर एरिया, या इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं आपके जो आरसीसी सेक्शन होंगे वो क्या होंगे, थिकर होंगे, स्टील सेक्शंस जो होंगे वो क्या होंगे, थिनर होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और प्लस इसका जो डेड लोड होगा, सेम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग को रजिस्ट करने के लिए जो आरसीसी मेंबर आप यूज कर रहे हैं तो उसका डेड लोड जो होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू आर यूजिंग अ स्टील मेंबर, अगर आप एक स्टील मेंबर की बात करें तो क्या होंगे, लाइट वेट होंगे, डेड लोड विल बी लेस। ठीक है, डेड लोड क्या होगा, कम होगा यहाँ। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। देखिए कनेक्शन मैंने आपको बताई दिया कि कनेक्शन यहाँ प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बिना उसके आप कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या एडिशनल चीजें हैं, उसके अलावा देखिए ब्रेसिंग मैंने आपको बता दिया, टेंशन मेंबर है, बेस प्लेट्स आपको प्रोवाइड करनी। ठीक है, बेस प्लेट कहाँ प्रोवाइड की जाती है, देखिए बेस प्लेट वहां प्रोवाइड की जाएगी जहां आपका
कॉलम जो है स्टील कॉलम, जैसे ये कॉलम आ रहा है आपका, तो ये स्टील कॉलम जब आपका, जैसे सपोज ये आपका एक स्टील कॉलम आ रहा है, इसी स्टील कॉलम को जो बॉटम जो आपका पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक हम जो आपका आरसीसी स्ट्रक्चर बनता है उसी तरह से इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। ये आपका पेडेस्टल है, इसके अंदर आपने कंक्रीटिंग कर रखी है। पेडेस्टल इज नथिंग बट कॉलम विथ लो स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। ये आपका पेडेस्टल है, इसके नीचे यहाँ पर फुटिंग होगी, ठीक है। तो इस तरह का इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपका फुटिंग वर्क या जो भी आप बोलते हैं, और ये आपकी हम बोल देते हैं पीसीसी हो गई, ठीक है। तो ये जो मेंबर आ रहा है आपका, इसको आप इस पेडेस्टल पे रेस्ट कैसे कराएंगे डायरेक्टली, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेस प्लेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह की स्टील प्लेट्स हमारे पास होती है, तो ये स्टील प्लेट्स को क्या करते हैं आप इस तरह से यहाँ पर अटैच करते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंकर बोल्ट्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं बोल्टिंग कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपका ये जो मेंबर है जो पेडेस्टल है उससे इजिली कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका आरसीसी पेडेस्टल है, ये आपका स्टील कॉलम है, और इन दोनों का कनेक्शन जहां आपको करना है वहां पर आप क्या करेंगे, इस तरह की बेस प्लेट्स प्रोवाइड करेंगे। तो बेस प्लेट की डिजाइन भी हम देखेंगे इस कोर्स के अंदर, किस तरह से बेस प्लेट की डिजाइन की जाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशनल कितने कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, जब आप एक आरसीसी स्ट्रक्चर और एक स्टील स्ट्रक्चर का कंपेरिजन करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको एडिशनली डिजाइन करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन आपके माइंड में उठना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट होता है, आरसीसी स्ट्रक्चर की हम बात करें वो अच्छा होता है या फिर स्टील स्ट्रक्चर की बात करें वो अच्छा होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, दोनों ही स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा इन द सेंस ये डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ और किस टर्म्स में यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपको लार्जर कॉलम फ्री एरिया अगर रिक्वायर्ड है तो आप स्टील स्ट्रक्चर्स को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, एक फायदा और है, स्टील स्ट्रक्चर जब भी आप यूज कर रहे हैं तो क्या है, लाइट वेट है, ठीक है। यानी कि आपके जो मटेरियल है उसके ऊपर, या आप बोल दें कि जो बॉटम स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर डेड लोड इतना ज्यादा आने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज साथ साथ में ये भी आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप स्टील स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो स्टील इज कॉस्टली मटेरियल, ठीक है। स्टील इज अ कॉस्टली मटेरियल, ठीक है। स्टील क्या है, कॉस्टली मटेरियल है, और इसी कारण से क्या होगा, जब आप इसको लो राइज बिल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो ये वर्थ ही नहीं होता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप छोटी से छोटी बिल्डिंग बना रहे हैं वो भी आप स्टील की हेल्प से बना रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कॉस्टली होगा, ठीक है। आपका कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिकल नहीं होगा, अनइकोनॉमिकल होगा। वहां पर आरसीसी स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ट चॉइस होती है, ठीक है। स्टील स्ट्रक्चर आपके कॉस्टली होते हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वहां पर बेस्ट चॉइस होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं, देखिए डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। इकोनॉमी तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से अफेक्टेड होगी, अवेलेबिलिटी का ध्यान रखिए। अगर वहां पर देखिए आरसीसी स्ट्रक्चर बनाना इजी रहता है इन कंपेयरिंग टू स्टील स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्योंकि अगर आपको वेल्डिंग करनी है और इलेक्ट्रिसिटी वहां पर नहीं है तो उस केस में क्या होगा, आप वहां पर स्टील स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। आप आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए जो बेसिक कंपोनेंट आपको चाहिए वो सभी कंपोनेंट क्या होते हैं, आपके इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो रॉ मटेरियल से वो नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। स्टील के अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट आया है वो आपका किसके कारण आया है, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के कारण। अब ये प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग क्या होती है हम देखेंगे जब हम ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आएंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के आने से काफी ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है स्टील स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो इस इंडस्ट्री में भी ने भी बूम किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी स्टील स्ट्रक्चर बनाना बहुत हार्ड है, आप इसको बस इस तरह से समझें कि इकोनॉमी या बजट बोल दें हम, उसका इफेक्ट रहता है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल का इफेक्ट रहता है, ठीक है। और आप आपकी क्या नीड है, लो राइज बिल्डिंग आप बना रहे हैं, हाई राइज रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये सारे जो मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो इसी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो आपको सिलेक्शन जो करना है स्टील और कंक्रीट बिल्डिंग के बीच का, वो इन्हीं सारी पॉइंट्स को ध्यान में रख के आपको करना है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो एक्सेस टू अवर एजुकेशनल ब्लॉग्स। प्लीज विजिट अवर वेबसाइट www.civilabhyas.com. These are the services in which we are dealing professionally. Please do like our videos, subscribe our YouTube channel, and share it with your friends if you find this content helpful for you.
थैंक यू।